चलिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री में थोड़ा और आगे देखते हैं कैसे क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। देखिए अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आपने देखा था कैसे सैंपल को आप इंजेक्ट करा रहे थे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, फिर उसके बाद फिलामेंट से हीट हो रहा था, आयोनाइज हो रहा था, फिर अलग अलग आयंस में वो टूट रहा था, वो सारी चीज देख चुके थे। अब यहाँ बताया गया टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आयंस जो है वो 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला मॉलिक्यूलर आयन और पैरेंट आयन, दूसरा फ्रेगमेंट आयन, तीसरा रीअरेंजमेंट आयन, चौथा मल्टी चार्ज आयन, पांचवा निगेटिव आयन और छठवां मेटा स्टेबल आयंस। अच्छा, ये 6 प्रकार के आयंस होते कैसे हैं, क्या मतलब कैसे पता चलता है? तो जब आप किसी सैंपल या मॉलिक्यूल को जब आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री कराते हैं तो वो इन सब पार्ट में टूटने के चांस उसके बन जाते हैं। कभी वो मॉलिक्यूलर आयन पेरेंट आयन पहले पहले तो पहले जो आयोनाइज होगा वो पेरेंट आयन में ही रहेगा, फिर उसका फ्रेगमेंट होगा, फिर कहीं कहीं रीअरेंजमेंट लाइक अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है, कहीं मल्टी चार्ज आयन क्रिएट हो जाते हैं, कहीं निगेटिव आयन क्रिएट हो जाता है और कहीं मेटा स्टेबल आयन भी बनता है। तो ये कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है? ये सब कैसे बन रहे हैं, कब बनते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। ये हम देख चुके हैं, आइए देखते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन। मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन क्या होता है? When a molecule is bombardment with electron in high vacuum in mass spectrometer, it is converted into positive ion by loss of an electron. These ion are called molecular or parent ion। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल M है। जब M मॉलिक्यूल का आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री कराना था, आपने इस यम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया। जब आपने इस पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब ये मॉलिक्यूल आपका आयोनाइज हो जाएगा और इस ये आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन, ये जो बम्बार्डमेंट कराए थे, एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से निकला था, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। यानी हम कह सकते हैं अब हमारा मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो चुका है। इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर और पेरेंट आयन। ठीक है, पेरेंट आयन का मतलब हुआ कि ये पहला आयन है जो अभी अभी आयन में बना हुआ है। अब इसके बाद इसमें टूटते हैं, जैसे हम डाटर आयन कहते हैं, वो आगे धीरे धीरे टूटेंगे। और जहां इसमें बताया गया है कि जो एम है आपका वो रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूल को। और एम प्लस रेडिकल जो है ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर और पेरेंट आयन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मॉलिक्यूलर आयन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या पेरेंट आयन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप एम प्लस रेडिकल रहेगा तो आपका पेरेंट आयन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एज फॉलो। जैसे आपने मॉलिक्यूल लिया, उस मॉलिक्यूल में अगर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप की अगर स्पीसीज प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हम कर रहे थे, जो एनर्जी दे रहे थे इसको आयोनाइज होने के लिए, वो कितनी एनर्जी देना पड़ेगा, किसमें, वो यहाँ ऑर्डर दिया गया है कि अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नॉन कॉन्जुगेटेड अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर कॉन्जुगेटेड है तो थोड़ा कम देना पड़ेगा। अगर नॉन बॉन्डेड या कि तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइप के हैं तो आपको एनर्जी लगभग लगभग बहुत कम देनी पड़ती है। तो मैक्सिमम आप जितनी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो लगती है उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के लिए, और मिनिमम एनर्जी लगती है वो लोन पेयर आर की तो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर आगे बताया गया है कि मेनी ऑफ दीज मॉलिक्यूलर आयंस, बहुत से मॉलिक्यूलर जो आयंस होते हैं एम प्लस रेडिकल में, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं एट 10 पावर -10 टू 10 की पावर -30 सेकेंड टू गिव ए पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट एंड रेडिकल इन द सिंपलेस्ट केस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मॉलिक्यूल था जब वो आयोनाइज फॉर्म में हुआ, यानी मॉलिक्यूलर आयन में बना बना तो ये मॉलिक्यूलर आयन ज्यादा समय तक मॉलिक्यूलर आयन में नहीं रह सकता। समय कितना है? 10 की पावर -10 से लेकर के 10 की पावर -13 सेकेंड ही ये इस फॉर्म में रहता है।
फिर उसके बाद इस मॉलिक्यूलर आयन का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जिससे ये पॉजिटिवली चार्ज और रेडिकल अलग अलग दो आयन में टूट जाता है। एक आयन के पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, एक आयन के पास रेडिकल रह जाएगा। इफ सम मॉलिक्यूलर आयंस रिमेन्स इंटैक्ट लॉन्ग इनफ अबाउट 10 के पावर माइनस 6 सेकेंड टू रीच द डिटेक्टर। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो थोड़ा और समय ले लेते हैं, ठीक है। Most molecules show a peak for the molecular ion, the stability of which is usually in the order. अब जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम करते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमको कई सारे पीक मिलते हैं। उस पीक में कहा गया है जिस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो पीक दिखा दे रहा है मॉलिक्यूलर आयन में, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। जैसे हमने कोई मॉलिक्यूल लिया, अब वो मॉलिक्यूल का जब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं तो उसका उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं तो पहले तो मॉलिक्यूल हमारा आयोनाइज हो जाएगा। फिर मॉलिक्यूल आयोनाइज होने के बाद मॉलिक्यूल अलग अलग पार्ट में टूटता है, यानी उसका फ्रेगमेंटेशन होता है। तो उसमें कहा गया जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो जितना फ्रेगमेंटेशन होगा उतना हमको पीक दिखाई देगा स्पेक्ट्रा में। अब स्पेक्ट्रा में हम उतनी पीक देखेंगे। अब उस स्पेक्ट्रा में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी मॉलिक्यूल की जिससे फ्रेगमेंटेशन हुआ है, तो कौन से फ्रेगमेंटेशन का स्पेक्ट्रा कौन है, वो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि स्टेबिलिटी के आधार पर हम बताते हैं, जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी स्पेक्ट्रा में जो पीक है उतनी स्ट्रांग हमको दिखाई देगी। वो आर्डर क्या होगा। पहला एरोमेटिक, अगर आपका कोई मॉलिक्यूलर आयन है, वो फ्रेगमेंट करके कोई एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, उसको सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा और उसकी जो पीक आपको दिखाई देगी सबसे स्ट्रांग पीक दिखाई देगी। तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा होगा, फिर कॉन्जुगेटेड एसाइक्लिक पॉलीन्स होगा, फिर एलिसाइकिल्स होगा, एन हाइड्रोकार्बन होगा, कीटोन होगा, ईथर होगा, ब्रांच चैन हाइड्रोकार्बन्स एंड एल्कोहल। यानी सबसे ज्यादा अगर स्टेबल कोई होगा तो एरोमेटिक होगा। ये स्टेबिलिटी आर्डर याद रखना, एग्जाम में स्टेबिलिटी आर्डर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपका था फ्रेगमेंट मॉलिक्यूलर आयन का। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक गिव्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर आयंस आपको दिखाई देते हैं, वो मॉलिक्यूलर वेट, जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है, वो एक पीक देते हैं, ठीक है। इनके रिस्पेक्ट में कैसे देखो, इसमें बताया गया है दैट इज एम अपॉन जेड ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। जो एम अपान जेड, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूलर आयन है, जैसे आपको ये डाउट होगा तो सर मॉलिक्यूलर आयन हम कैसे निकालेंगे कि किसका मॉलिक्यूलर आयन कितना है। तो एम अपान जेड जो है मॉलिक्यूलर आयन ही, मॉलिक्यूलर क्या होता है, वेट होता है कंपाउंड का। यानी किसी भी कंपाउंड का जितना वेट रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है C2H5, C2H5, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन हो जाएगा। और उसी मॉलिक्यूलर आयन की पीक आपको दिखाई देगी उतने M/Z में। जैसे कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, तो दो कार्बन है यानी 24 हो गया। 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है, यानी कितना हो गया, 24 और 5 29 हो गए। यानी M/Z 29, यानी इसका मॉलिक्यूलर आयन कितना हुआ, 29 गिव्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथीन। और यही इथीन का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। ये था पहला मॉलिक्यूलर आयन कैसे होता है। दूसरा फ्रेगमेंट आयन। अब वो जैसे मॉलिक्यूलर आयन तो आपने बना लिया, इस मॉलिक्यूलर आयन का फ्रेगमेंट कैसे होगा वो इसमें देखते हैं। When the energy is given to molecular ion during electron impact, further cleavage takes place and ion of lower mass number known as fragment ion are produced। इसका मतलब ये हुआ जब आपने मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया था तो मॉलिक्यूल आपका आयोनाइज हुआ था। और ये मॉलिक्यूल आयोनाइज जो हुआ है ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा। इस वजह से इस मॉलिक्यूलर आयन का फर्दर क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है। जैसे मॉलिक्यूलर आयन ये है, इसका फिर क्या टूट जाएगा, फिर ये फ्रेगमेंट होगा। और फ्रेगमेंट होगा, एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक के पास रेडिकल चला जाएगा। यानी अब ये दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। तीसरा रीअरेंजमेंट आयन। रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट आयन जैसे मान लीजिए फ्रेगमेंट हुआ है, कहीं पॉसिबिलिटी कोई रीअरेंजमेंट करके कोई मॉलिक्यूल स्टेबल बन जा रहा है या एरोमेटिक बन जा रहा है तो हम रीअरेंजमेंट करा देते हैं। जैसे रीअरेंजमेंट आयन आर द फ्रेगमेंट्स
rearrangement आयन क्या है? यही फ्रेगमेंट से ही rearrangement होता है। फ्रेगमेंट्स whose origin cannot be described by simple cleavage of bond in the parent ion but are result of intramolecular atomic rearrangement during fragmentation। यानी जब आप मॉलिक्यूलर आयन का, किसका, मॉलिक्यूलर आयन का, यानी जो पेरेंट आयन है इन्हीं को मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है, जब इनका हम क्लीवेज कराते हैं, फ्रेगमेंटेशन कराते हैं, तो अगर सिंपल क्लीवेज हो रहा तो कोई उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ऐसा क्लीवेज हुआ जिसको आप रीअरेंजमेंट करने से आपका मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल बन जा रहा है, तो आप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। तो उसमें होता भी है रीअरेंजमेंट, ठीक है, कराना क्या है। These are probably due to the recombination of fragment ion and known as rearrangement peaks। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखाया गया है, prominent peak in spectrum of diethyl ether occurs at Me upon 31। यानी जो डाईएथिल ईथर का हमको मिलता मिलता है एम अपान जेड, वो 31 पर मिलता है। अब आप अगर जब आप देखोगे ध्यान से, डाई एथिल ईथर का जब एम बाई जेड निकालोगे तो 31 नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन जब उसका मास स्पेक्ट्रोमेट्री किया जाता है तो उसकी एक पीक आती है 31 पर। इसका मतलब हुआ कि वो डाई एथिल ईथर उसका फ्रेगमेंट हो रहा है। क्यों फ्रेगमेंट हो रहा है? क्योंकि जब उसका फ्रेगमेंट होता है तो इस जो ये आपको CH3O प्लस दिखाई दे रहा है, इस पर उसका क्या होगा, सी एच थ्री, जो आपको CH3O प्लस दिखाई दे रहा है और C2H5O प्लस दिखाई दे रहा है, इस पर उसका एक स्ट्रॉन्ग बैंड हमको मिलता है। दिस इज ड्यू टू द आयन CH3O रेड प्लस व्हिच इज फॉर्मेड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ C2H5O प्लस आयन। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, इसका एम बाई जेड कितना आएगा, 31 आएगा। क्यों? निकाल लीजिए, 12, 12 इसका हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 5 29, इसका नहीं, इसका आ जाएगा क्योंकि ये डाई एथिल ईथर का ही है, इसका फ्रेगमेंट हुआ है यहाँ पर। 16 इसका होगा, 12 इसका होगा और 3 इसका होगा। तो आप देख लीजिएगा, 16, 12 और 3 ऐड कीजिएगा, आपको 31 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो डाई एथिल ईथर था, डाई एथिल ईथर में फ्रेगमेंट होना चाहिए था इस रूप में, लेकिन वो यहाँ से भी टूटकर इस रूप में हो जाता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बनता है, इसकी पीक बहुत अच्छी आती है। ठीक है, इस वजह से रीअरेंजमेंट ये ना होकर के रीअरेंजमेंट होकर इस रूप में मिलता है। चौथा है मल, मल्टी चार्ज आयन क्या होता है? तो समटाइम्स आयन में आल्सो एग्जिस्ट विथ 2 or 3 चार्ज इंस्टेड ऑफ यूजुअल सिंगल चार्ज इन द मास स्पेक्ट्रम। यानी समटाइम, कुछ समय ऐसा होता है आयन आल्सो विथ 2 or 3 चार्ज। जैसे तक आपने देखा कि जब आपका मॉलिक्यूलर आयन आयोनाइज हो रहा था तो केवल एक चार्ज दिखाई दे रहा था, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उस पर 2 चार्ज दिखाई दे जाते हैं या 3 चार्ज दिखाई दे जाते हैं। तब जब सिंगल चार्ज आना चाहिए था, लेकिन आपके पास 2 या 3 चार्ज दिखाई देते हैं मास स्पेक्ट्रम में। इसी को कहा जाता है डबली और ट्रिपली चार्ज आयन। ठीक है, जैसे ये आपका मॉलिक्यूलर आयन है, अब इसका फिर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हो जाता है, तो ये +2 चार्ज में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। बट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन मोस्ट ऑफ द आयन प्रोड्यूस आर सिंगल चार्ज। मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपका जो मॉलिक्यूलर आयन है वो सिंगल चार्ज ही होता है। किसी मतलब उसे कोई स्पेसिफिक केस आ गया तो डबली चार्ज या ट्रिपली चार्ज हो सकता है, नॉर्मल जो है वो आपका सिंगल चार्ज रहेगा। द डबली और ट्रिपली चार्ज आयन आर रिकॉर्डेड एट द हाफ और 1/3 ऑफ द एम पानी वैल्यू ऑफ द सिंगल चार्ज आयन। वही सारी चीज में बताया गया। फॉर्मेशन ऑफ दिस मल्टीपल चार्ज आयन इज मोर कॉमन इन हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। दे आर आल्सो कॉमन इन इनऑर्गेनिक मास स्पेक्ट्रम gases such as CO, N2, CO2 and O2 have measurable peak corresponding to CO plus 2, N plus 2 and O plus 2। यानी इसमें कहा गया है नॉर्मली जो है आपका सिंगल चार्ज आएगा, लेकिन जब कोई हेट्रो एटम टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड हो, अगर ऐसा टाइप है जब उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, अगर उसमें कोई गैस प्रेजेंट है, जैसे CO हुआ, N2 हुआ, CO2 या O2 है, तब ये जाकर के थोड़ा डबली या ट्रिपली चार्जेस दे देते हैं, तो CO+2 में टूट जाता है। N2 है, ये N+2 चार्ज शो करता है और CO2 में ऑक्सीजन+2 चार्ज करने, यही कारण है। ठीक है,
पांचवा है निगेटिव आयंस क्या होते हैं। द पॉजिटिव आयन प्रीडोमिनेट predominate in electronic impact ionization because of greater stability. The negative ions are not very useful in structural determination. The formation of negative ion is very rare. These can produce in three way. ठीक है, फिर वही बात आ गई, नेगेटिव आयंस जो है ये मतलब हमेशा नहीं मिलते हैं, मतलब मैक्सिमम क्या कह सकते हैं, वो रेयर केस में ऐसा होता है कहीं निगेटिव आयंस मिल जाए। नहीं तो आपका जब भी मास होगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होगा, तो मॉलिक्यूलर आयन पॉजिटिव और रेडिकल में ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे ए बी में इलेक्ट्रॉन दिया गया, ए प्लस बी माइनस हो गया, ये तीन कैटेगरी बताया गया है। ये तीन रूप में अगर निगेटिव आयन मिलना होगा तो तीन रूप में मिलेगा। जैसे इसमें हुआ बी माइनस मिल सकता है, या दोनों ए बी माइनस हो जाए, या कि तो बी माइनस और इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए। ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आता है लास्ट मेटा स्टेबल आयन। तो मेटा स्टेबल आयंस ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंट ऑफ ए पेरेंट आयन विल गिव राइज टू ए न्यू आयन, जिसे डाटर आयन कहा जाता है, प्लस आइदर ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल और ए रेडिकल। इसमें क्या है, इससे मेटा स्टेबल आयंस क्या होता है, जैसे ये आपका क्या था मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन को ही हम पेरेंट आयन कहते हैं। इस पेरेंट आयन यानी मॉलिक्यूलर आयन का जब फ्रेगमेंटेशन होता है, तब ये एक दूसरे मॉलिक्यूलर आयन में टूटता है, जिसे हम कहते हैं डाटर आयन, प्लस और नॉन चार्ज पार्टिकल मिलता है, यानी रेडिकल के रूप में टूटता है। एन इंटरमीडिएट सिचुएशन इज पॉसिबल, इसमें एक इंटरमीडिएट स्थिति जनरेट होती है। एम वन प्लस यानी जो ये आपका मॉलिक्यूलर आयन है में डिकम्पोज टू M2 यानी डाटर आयन while being accelerated. The resultant daughter ion M2 plus, जो ये daughter ion है M2 plus will not be recorded at either M1 or M2 but at a position M star as a rather broad poorly focused peak, मतलब एक पीक आ जाती है जो ब्रॉड हो जाती है, ठीक है, बहुत पुअर पीक आती है। सच आयरन इज कॉल्ड, इसी को हम मेटा स्टेबल कहते हैं। यानी जब आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखेंगे तो सबसे लास्ट में, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखेंगे तो कई सारे पीक आपको दिखाई देंगे, तो सबसे लास्ट में एक छोटा सा पीक दिखाई देगा, जिसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, मेटा स्टेबल पीक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जब आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखते हैं, तब यहाँ सारी पीक ऐसे ऐसे आपको दिखाई देंगी, यहाँ सबसे लास्ट में छोटा सा पीक दिखाई देगा, और इसी को कहा जाता है, इसी पीक को कहा जाता है आपका मेटा स्टेबल आयोनाइज पीक कहा जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे एग्जाम्पल, सब सब धीरे धीरे देखेंगे, एक एक स्पेक्ट्रा तक डिस्कस करेंगे। अब आता है जनरल रूल्स फॉर फ्रेगमेंटेशन। जनरल रूल्स क्या है फ्रेगमेंटेशन के, तो पहला क्या गया, द रिलेटिव हाइट ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज ग्रेटेस्ट फॉर द स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड डिक्रीज एज द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज। इसका मतलब हुआ जो रिलेटिव हाइट होती है मॉलिक्यूलर आयन पीक, जैसे जब आपका मॉलिक्यूलर आयन, जब आप टूटता है मॉलिक्यूलर आयन, जैसे जब आप देखते हैं ग्राफ में मॉलिक्यूलर आयन जैसे ये टूटा हुआ है, कुछ ग्राफ ऐसे आपको दिखाई देंगे, ये कुछ इस टाइप के ग्राफ आपको दिखाई देंगे, ये नीचे नहीं बढ़ा रहेगा, यहीं तक रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ आपको दिखाई देंगे। तो कहा गया जा रिलेटिव हाइट, जो रिलेटिव जो हाइट होती है मॉलिक्यूलर आयन पी की, जो ये हाइट आपको दिखाई दे रही है, वो ग्रेटेस्ट होती है, मतलब सबसे ज्यादा होगी किसके लिए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड के लिए होती है। और जब आपके कंपाउंड में ब्रांचिंग आ जाएगा, ब्रांचिंग इंक्रीज होगा, यानी आपके कंपाउंड में कोई अलग साइड ग्रुप लगा होगा, जैसे 2 मेथिल 3 मेथिल लगता है, ऐसा कोई साइड ग्रुप आ जाएगा, तो उसकी जो ये होगी पीक होगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज यानी छोटी दिखाई देगी। पहला हो गया। दूसरा कहा गया, द रिलेटिव हाइट ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक यूजुअली डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर वेट इन ए होमो होमोलोजियस सीरीज। अगर आपके मॉलिक्यूलर आयन में आयन की पीक, जितने मॉलिक्यूलर आयन की पीक जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर जो वेट होगा कम होगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा, उसकी पीक जो है उतनी अच्छी, यानी उतना ज्यादा आपको मिलेगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट आप बढ़ा देंगे तो पीक की जो रेंज है, यानी जो हाइट है, वो छोटी हो जाएगी। तीसरा कहा गया है, क्लीवेज इज ए फेवर्ड एट एल्किल सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम्स, द मोर सब्स्टिट्यूटेड द मोर likely is cleavage। जो क्लीवेज हो इज फेवरेट, क्लीवेज इज फेवर्ड, जो आपका क्लीवेज है, जैसे मान लीजिए आप फ्रेगमेंटेशन कराते हैं, वो फेवर्ड करेगा कब, जब एल्किल सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, यानी जैसे आपका जब क्लीवेज कराते हैं कार्बन कार्बन का ऐसे,
अगर जहां से ब्रांचिंग हो, यानी जैसे ये देखिए, ठीक है, इधर कार्बन, यहाँ से ब्रांचिंग है तो यहाँ से क्लीवेज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वही कहा गया है। ये फेवर करते हैं जहां पर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आइटम हो, जहां पर सब्स्टिट्यूशन लगा हो। द मोर सब्स्टिट्यूटेड, जहां पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा, वहां पर क्लीवेज सबसे पहले होगा। the more likely is cleavage. This is a consequence of the increased stability. ये किस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है ऑफ ए टर्सरी कार्बन आइटम्स ओवर सेकेंडरी व्हाइल इन टर्म्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी। यहाँ एक समझाया गया है कि देखिए, टर्सरी कार्बोकैटायन, यानी जब यहाँ सबसे पहले टूट रहा है तो यहाँ टर्सरी कार्बोकैटायन मिल रहा है, तो जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर आपका प्राइमरी, फिर आपका मेथिल। इस वजह से जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो ब्रांचिंग पोजीशन पे सबसे पहले होगा। कुछ रूल और है, ये आपका रूल है एक, इसमें कहा गया स्टीवेंसन्स रूल। इसमें कहता है व्हेन एन आयन फ्रेगमेंट द पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन ऑन द फ्रेगमेंट ऑफ लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। Lowest ionization potential, generally the largest substituent at the branch is eliminated most readily as a radical, presumably because a long chain radical can achieve some stability of delocalization of the lone pair. एग्जाम्पल क्लीवेज ऑफ वन मेथिल पेंटेन, वही चीज जो अभी हमने समझाया वही चीज एग्जाम्पल में समझा रहा है कि जैसे देखिए ये आपका एक एग्जाम्पल है वन मेथिल पेंटेन। जब इसका फ्रेगमेंटेशन होता है तो यहाँ से ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, ब्रांच दिखाई दे रहा है, ब्रांच एक खटाक से टूट जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट इधर हो जाएगा। ये आपको देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने से वजह से एक यहाँ से टूट गया, ब्रांचिंग यही है, ठीक। In this fragment, positive charge remains on the more high substituted fragment, that is the one with lower ionization potential. इसमें कहा गया है जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो किस पर होगा? जो ज्यादा ब्रांच होगा, हाई सब्स्टिट्यूटेड, जहां सब्स्टिट्यूशन या ब्रांचिंग होगा उसी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाए और ये रेडिकल यहाँ चला जाए, नहीं। जहां सब्स्टिट्यूशन यानी जहां ब्रांचिंग ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर डबल, चौथा पॉइंट बता रहा है डबल बॉन्डेड साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड स्पेशली एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक रिंग स्टेबलाइज द मॉलिक्यूलर आयन एंड दस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अपीयरेंस। यानी जो साइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं कंपाउंड, या हेट्रो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, उनकी भी पीक अच्छी आती है, ठीक है। वही सारी चीज इसमें बताया गया है। इसमें बता रहा है आपका पांचवा क्या है, डबल बॉन्डेड फेवर एलाइलिक क्लीवेज एंड गिव द रेजोनेंस स्टेबलाइज एलाइलिक कार्बोनियम, ठीक है। यानी जैसे वन ब्यूटीन का कराते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है एलाइलिक इसमें होगा। अब इसमें आप सोचिए कि यहाँ से हम तोड़ दें या यहाँ से ब्रेक कर दें, यहाँ से ब्रेक कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ से केवल एक एलाइलिक, क्या यहाँ एलाइलिक क्लीवेज होता है, एलाइलिक क्लीवेज, यानी ये दोनों क्या है, ये विनाइलिक है, ये विनाइलिक, ये आपका एलाइलिक हुआ, ये आपका एलाइलिक है, ठीक है। ये कार्बन एलाइलिक है। जो क्लीवेज होगा वो कहाँ से होगा? इस एलाइलिक से। ध्यान रखना है, नहीं जहां पाए उसे तोड़ दिया। पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये कार्बन विनाइलिक कार्बन है, ये कार्बन आपका एलाइलिक कार्बन है, तो जो क्लीवेज होगा वो इसी एलाइलिक के यहाँ से होगा। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ से टूट जाता है तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये रेजोनेंस के द्वारा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाएंगे? स्टेबलाइज हो जाएंगे। इस वजह से अगर डबल बॉन्ड कहीं मिल रहा है और वो एलाइलिक क्लीवेज फेवर करेगा, डबल बॉन्ड है तो क्लीवेज कैसा होगा? एलाइलिक फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। छठवां क्या गया है, saturated rings tends to lose alkyl side chain at the alpha carbon atom। कहाँ पे? अल्फा कार्बन एटम पे। कब? जब आपका रिंग कैसा हो? सेचुरेटेड रिंग हो, यानी आपके रिंग के पास में कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हो, जैसे यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ, तो ये सब्स्टिट्यूटेड रिंग है, ठीक है। तो लॉस होगा आपके एल्किल साइड का, एल्किल साइड में जो चैन लगा होगा,
जो ए एल्किल साइड चेन है इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिंग फ्रेगमेंट के ऊपर आ जाएगा। यानी जब हम एन प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन का मास स्पेक्ट्रम करते हैं तो पहले तो ये आयनाइज होगा। आयनाइज होने के बाद जब इसका हम फ्रेगमेंटेशन कराते हैं तो फ्रेगमेंटेशन होने के बाद याद रखना, जो साइड में एल्किल सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है ये अलग हो कर टूटेगा, ये अलग टूटेगा। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस रिंग के ऊपर आएगा, ना कि इस पर। इस पर एक रेडिकल आ जाता है, जो साइड लगा हुआ चैन है इस पर रिंग रेडिकल आ जाएगा। और जो आपका रिंग है इस पर आपका एम प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसका फिर फ्रेगमेंटेशन होगा और ये तो में टूट जाएगा। आगे देखते हैं। सातवां देखिए, इसमें क्या गया है, सातवां क्या है, रूल है। ये सब रूल है कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, तो सारा रूल आप एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में रहेगा तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का जब मास स्पेक्ट्रम करोगे तो आपको सब आसानी होगी उसका उसका फ्रेगमेंटेशन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें कहा गया इन एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, अगर कोई आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, देखिए पिछले पार्ट में हमने जो एल्किल सब्स्टिट्यूशन देखा था वो रिंग से था ना कि एरोमेटिक से था। यहाँ पर क्या है, ये एरोमेटिक है और एरोमेटिक से अगर आपका कोई एल्किल ग्रुप ये क्या है सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तब क्या होगा, तो क्लीवेज इज वेरी प्रोबेबल एट द बॉन्ड ऑफ बीटा। कहाँ पर, बीटा बॉन्ड पर इसमें टूटेगा ऑफ द रिंग, ठीक है। जैसे ये आपका रिंग है, ये अल्फा बॉन्ड है, ये बीटा बॉन्ड है। तो अब क्लीवेज देखो, अगर एरोमेटिक नहीं था, केवल साइक्लिक रिंग था, तो आपका क्लीवेज यहाँ से हो रहा था, पिछले स्लाइड में देखा। लेकिन अब एरोमेटिक रिंग है तो अल्फा और बीटा, यहाँ क्लीवेज किसका होगा, बीटा का होगा। और जब ये बीटा का क्लीवेज हो जाएगा तब इस CH2 पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो रीअरेंज करके एक ट्रोपोलियम आयन बनाता है। कैसा बनाएगा, ट्रोपोलियम आयन जो 7 मेंबर का रिंग होता है। इसकी एम अपान जेड जो है मॉलिक्यूलर आयन है, वेट है, उससे 91 होती है। और ये सबसे स्ट्रांग बैंड दिखाई देता है, सब बहुत स्ट्रांग बैंड। इसी को हम बेस, ये सबसे स्ट्रांग होगा, इसी की बेस वैल्यू होगा। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर आएगा कि ट्रिपोलियम आयन का MyZ कितना होता है, तो याद रखना 91 होता है। और सब बेस वैल्यू इसकी ये भी आती है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ट्रिपोलियम आयन बन रहा है तो आप तुरंत उसको पहले ट्रिपोलियम आयन में कन्वर्ट कर दीजिए और वही उसकी बेस पीक होगी, ठीक है। आठवां कहा गया है, क्लीवेज इज ऑफन एसोसिएटेड विथ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, ओलिफिन्स, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मर्कैप्टेंस, कीटोन्स और एल्कोहल्स ऑफन विद द रीअरेंजमेंट। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है जब आप क्लीवेज करवाते हैं तो उस क्लीवेज में, यानी जब आप फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं किसी मॉलिक्यूल का मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, तब उस मॉलिक्यूल का जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। क्या होगा, इस एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल का। अब जो वो स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होकर निकलता है वो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में निकले, ओलिफिन के रूप में निकले, या वाटर के रूप में निकले, या अमोनिया के रूप में निकले, या हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के रूप में निकले, ठीक है। बस इतना ही था। आप देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आगे देखेंगे कैसे कैसे और फ्रेगमेंटेशन होते हैं और कैसे कैसे होती है। फिर दो चार स्पेक्ट्रा देखेंगे, स्पेक्ट्रा देखने से कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे हम बताएंगे किसी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा कैसे आता है, सारी चीज हम आगे देखेंगे, ठीक है।